सिविल सब आईएएस में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एमपीपीएससी के मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम के बारे में और कैसे एमपीपीएससी के जो प्रश्न आते हैं उनको टैकल किया जाए, कैसे उनका उत्तर लिखा जाए। तो हम कुछ प्रश्नों के उत्तर आपको लिख के दिखाएंगे। इसके बाद आपको भी प्रश्न दिए जाएंगे, आप उस प्रश्न को लिखें, कोशिश करें लिखने की किस प्रकार एमपीपीएससी के मेंस के प्रश्न लिखते हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे इतिहास से। इतिहास का जो पहला टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता। देखिए, इस टॉपिक से एमपीपीएससी लगभग हर साल किसी न किसी तरीके से प्रश्न पूछता है, वो चाहे अति लघुत्तरीय हो, लघुत्तरीय हो या दीर्घ हो। इन तीनों फॉर्मेट में से एक प्रश्न तो एमपीपीएससी पूछता ही है, जरूर पूछता है। या तो इसके स्थलों से प्रश्न पूछ लेगा या सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक संरचना के बारे में प्रश्न पूछ लेगा। इससे पहले पूछता था कि सिंधु सभ्यता के जो पतन की विषय, पतन के कारणों पे चर्चा कीजिए। लगभग अब वो प्रश्न थोड़ा कम हो गया है। पिछले कुछ वर्षों के प्रश्न आप देखेंगे तो आपको वो नहीं दिखेंगे आपको या तो यहाँ के जो स्थल है, जैसे हड़प्पा हो गया, कोटदजी हो गया है, लोथल हो गया है, बनावली हो गया है, इन स्थलों के बारे में पूछेंगे। या तो फिर यहाँ की जो सामाजिक स्थिति के बारे में पूछ लेंगे, आर्थिक संरचना के बारे में पूछ लेंगे, धार्मिक जीवन के बारे में पूछ लेंगे। तो लगभग यहाँ से हर एक बार एक प्रश्न आने की संभावना है, लगभग आता ही है। तो हम आज क्या करेंगे कि हमारा जो प्रोग्राम है वो ये है कि आपको जो भी सिलेबस है एमपीपीएससी का, जो नया वाला पाठ्यक्रम आया है, इसमें टॉपिक वाइज आपको प्रश्नों की तैयारी करवाई जाएगी, या जो किस प्रकार प्रश्न लिखे जाते हैं, या जो प्रश्न है प्रश्न पे चर्चा करके उसका उत्तर कैसे लिखा जाए। क्योंकि देखिए, एमपीपीएससी मेंस में क्या होता है कि टाइम बहुत कम मिलता है और आपकी जो तैयारी पहले से रहती है उसी के आधार पर हम उत्तर लिख पाते हैं। वरना क्या होता है कि आपको मालूम है पर कैसे लिखेंगे, शुरुआत कहाँ से करेंगे, आप नहीं कर पाएंगे और टाइम चले जाता है, उसकी बजाय आप दूसरा प्रश्न लिख नहीं पाएंगे। आता भी वक्त आपको अंत में प्रश्न छोड़ना पड़ेगा और एक प्रश्न छोड़ना आपको बहुत पीछे कर सकता है। अगर मान लीजिए कि आप 5-6 प्रश्न छोड़ दिए हैं हर एक पेपर में लगभग, तो आप कितने पीछे हो जाएंगे। अगर आपके 50 नंबर कम आते हैं तो आप ऑटोमेटिक बहुत सारे पीछे आ जाएंगे रैंक में। तो हमारी कोशिश ये है आपके लिए कि जो मेंस के प्रश्न होते हैं वो पूरे पाठ्यक्रम में, जो पेपर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ, ये सभी पेपर में हम क्या करेंगे कि एक जो मॉडल क्वेश्चन रहेंगे वो भी टॉपिक वाइज रहेंगे सिलेबस के अनुसार। कि जैसा कि आपको सिंधु घाटी सभ्यता अगर आपने पढ़ा है तो उसके बारे में प्रॉपर क्वेश्चन, और वो भी एकदम सीक्वेंस में, क्रम में रहेंगे, क्रम में प्रश्न, उनके उत्तर हम आपको डिस्कस कराएंगे और फिर आप चाहे तो उनको घर पे लिखने की कोशिश कीजिए। ये अगर आप प्रोसेस अपनाते हैं तो जो मेंस है ये पूरे के पूरे 6 पेपर आपके अंडर में रहेंगे और अच्छा कॉन्फिडेंस से भी रहेगा आपके अंदर, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और जब तक आपको, जो पिछले वीडियो में बताया था मैं, कि जब तक एक मान लीजिए कि कोई टॉपिक है, जब तक आप इस टॉपिक पे डिस्कशन के मोड में नहीं आते, या जब तक किसी टॉपिक पे आप डिस्कशन नहीं कर सकते, मेंस में उतना अच्छा उत्तर लिख नहीं पाएंगे। तो आप कोशिश कीजिए कि जो भी टॉपिक, या तो आप जैसे सेल्फ स्टडी करते हैं, जैसे टॉपिक पढ़ते हैं घर पे, तो उनको इस तरीके से पढ़े, एक क्रम निर्धारित कीजिए कि आप कहाँ से पढ़ रहे हैं, और वही क्रम आपको यहाँ पे काम में आएगा मेंस में। तो जैसे हम क्रम से पढ़ेंगे तो लिखने की जो शैली रहती है वो क्रमानुसार चलती रहती है, और यही हम जो क्रम अपनाएंगे। अब ये क्रम क्या रहेगा, एक तो पाठ्यक्रम का भी यही रहेगा और टॉपिक का भी यही रहेगा। तो हम पहले पेपर से स्टार्ट करेंगे, इसके बाद में दूसरे पेपर पे जाएंगे, तीसरे, चौथे, पांचवें और छठे। तो ये 6 पेपर का डिस्कशन लगभग जो मॉडल आंसर होते हैं वो हम आपको देंगे। और कंटेंट में तो नहीं देंगे, पीडीएफ में दे देंगे। पिछली बार आपको बता दिए हैं क्यों नहीं देंगे, कारण कंटेंट की अधिकता। तो हम चाहते हैं कि आप वो प्रोसेस से बचे जिनसे आप गुजरते हैं और उस प्रोसेस से जाएं जो आपको जाना चाहिए। तो ये प्रोसेस है कि अगर आप टॉपिक पढ़े हैं, एग्जाम्पल के रूप में हम सिंधु घाटी सभ्यता की बात करते हैं, तो सिंधु घाटी सभ्यता से किस प्रकार के प्रश्न अभी तक एमपीपीएससी ने मेंस में पूछे हैं और किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इन प्रश्नों को हम आपके सामने लेके आएंगे, उनको बताएंगे कि बेस्ट आंसर क्या हो सकता है, या इसका डिस्कस किस प्रकार हो सकता है, आपको किस प्रकार इसका डिस्कशन करना चाहिए।
तो जैसे कि एग्जाम्पल के फॉर्म में हमारे पास कुछ प्रश्न हैं, हम बारी बारी से इन प्रश्नों को देखते हैं, इसके बाद चर्चा करते हैं, कुछ आपको डेमो के रूप में मिल जाएंगे। और ये प्रोसेस आपको लगभग हर पेपर में करनी चाहिए, ये काफी हेल्पफुल रहती है। ठीक है, अब जैसे देखिए हमारे पास पहला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताएं। ठीक है, अब ये प्रश्न है 2 मार्कर का, 2 मार्क्स का है, 2 अंक का है। ठीक है, अब वैसे तो इस प्रश्न में आप बहुत सारी विशेषताएं लिख सकते हैं, पर अगर उसने 2 अंक में पूछा है तो मुख्य विशेषता ही पूछेगा, आपको मुख्य विशेषता ही बतानी है। वैसे तो बहुत सारी विशेषता हम बता सकते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, लेकिन हमको मुख्य विशेषता बतानी है। अब मुख्य विशेषता इस पूरी सभ्यता की क्या हो सकती है? पहली, ये सभ्यता हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, हम इसका अध्ययन क्यों करते हैं? तो पहले की आज से 3000-4000 साल पहले एक पहली नगरीय सभ्यता है। अब देखिए मेंस में इतना लिखना काफी है, क्योंकि वैसे भी अंक 2 ही है और शब्द सीमा भी कम है, तो आप डायरेक्ट लिख दीजिए नगरीय सभ्यता थी। दूसरा पॉइंट लिखेंगे जल संरक्षण व जल निकासी की उत्तम व्यवस्था थी। देखिए वैसे तो हम ये 2 पॉइंट लिख दिए हैं, और अगर आप शब्द गिनेंगे तो जो अभी आयोग ने जो गाइडलाइंस दिए हैं, निर्देश दिए हैं, उनमें लगभग 10 से 15 शब्दों की बात की गई है। तो लगभग देखेंगे तो ये हमारे उतने तो नहीं हो रहे, पर एक पॉइंट और लिख सकते हैं। अब तीसरा प्रश्न क्या लिख सकते हैं जो इम्पोर्टेंट है, जो इसकी विशेषता दर्शाते हैं कि ये हमारे लिए क्यों आज इतनी इम्पोर्टेंट है, वो लिखेंगे। वो क्या है कि उस समय में आज के 3000 साल पहले लगभग इस सभ्यता के लोगों ने कांसा बनाना सीख लिया था। तांबे और टीन को मिक्स करके एक नई धातु बनाई थी, तो उस धातु के आधार पर इस सभ्यता का एक नाम है कांस्य युगीन सभ्यता। तो कांस्य युगीन सभ्यता थी। देखिए अगर ये मेंस के हिसाब से ये एकदम ठीक प्रश्न है, इसके अलावा हमें कुछ लिखना नहीं है। अगर हमें ये तीनों चीजें पता है, क्योंकि प्रश्न के हिसाब से यही इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा कुछ नहीं, इतना लिख दिए तो लगभग आपको 2 अंक पूरे मिलेंगे। और 3 मार्कर की एक विशेषता ये है कि अगर आपने ठीक ठाक लिखा है तो पूरे के पूरे अंक मिलते हैं, कटने की संभावना कम रहती है। और वो कौन कौन से पेपर में? पहले, दूसरे, तीसरे में। इन 3 पेपर में अगर आपके 3 मार्कर आपने सही लिखा है तो पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। अब इसके बाद अगला प्रश्न अगर देखें हम, अब देखिए एक प्रश्न हो गया हमारा, बस इसी प्रोसेस से चलना है। ठीक है, अगला प्रश्न है, अब वो जो सिंधु घाटी सभ्यता में एक स्थल है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है जो सिंधु सभ्यता का एक स्थल है, ये भी 2 मार्कर का है, 2 अंक का है। अब सिंधु सभ्यता की स्थल है, इसका नाम है कोट दीजी। अगर मान लीजिए ये आता है एमपीपीएससी में आपके मेंस में 2 अंक में, तो आपको इस प्रश्न या ऐसे प्रश्नों में इसकी जगह कोई सा भी प्रश्न आ सकता है, सिंधु घाटी सभ्यता के किसी भी स्थल के बारे में आ सकता है। अब इस स्थल के बारे में हमको 3 चीजें एकदम याद रखनी चाहिए। पहली, कोई सा भी स्थल हो तो हम देखें उसका उत्तर कैसे लिखते हैं। पहली तो इसकी अवस्थिति, इसकी लोकेशन कहाँ पर है, कहाँ पर स्थित है। दूसरी चीज, इसके खोजकर्ता कौन है। तीसरी चीज, इसकी एक प्रमुख विशेषता। अगर ये तीनों चीजें आप लिख दिए किसी भी प्रश्न में जो सिंधु घाटी सभ्यता या किसी स्थल से संबंधित है प्राचीन कालीन, अब ये 3 चीज में अगर हम इसके रिगार्डिंग बात करेंगे तो इसकी अवस्थिति कहाँ है, ये पाकिस्तान के खेरपुर में है। अब इसके खोजकर्ता कौन है, फजल अहमद। फजल अहमद इससे खोज करता है 1956 और 7
के आसपास लगभग इसकी खोज हुई है। और विशेषता क्या है? अब विशेषता इसकी ये है कि जो मृदभांड मिले हैं, मृदभांडों पर चित्रों का अंकन, जैसे मोर का चित्र हो गया, मछली का चित्र हो गया, ऐसे बहुत सारे चित्र मिले हैं जो मिट्टी के जो बर्तन या कुछ सामग्री बनती थी उनके ऊपर अपरिष्कृत चित्रों का अंकन हुआ है। तो ये जो 3 मार्कर का प्रश्न है हमारा, 3 मार्कर नहीं, मतलब लगभग 2 अंक का है, पर लगभग हम इसमें 3 चीजें लिखना आवश्यक है। एक तो उसकी लोकेशन हो गया, अवस्थिति कहाँ पे है, उसके खोजकर्ता कौन है और उसकी विशेषता क्या है। तो इस प्रकार आपको सिंधु घाटी सभ्यता के लगभग 12 से 15 स्थल होंगे। अब 12 से 15 स्थलों को एक लिस्ट बनाइए और इनकी 3 चीजें लिख लीजिए कि लोकेशन कहाँ पे, खोजकर्ता, और एक या दो विशेषता लिख याद कर लीजिए कि एक बार भूलेंगे तो दूसरी याद आ जाएगी। बस इन 3 चीजों के अलावा चौथी चीज कुछ नहीं करनी है। अगर ये है तो आपका प्रश्न सही हो जाएगा और पूरे के पूरे अंक मिलेंगे, कोई अंक नहीं कटेगा। अब अगले प्रश्न की ओर चले। अगला प्रश्न है दयाराम साहनी, जो एक बार एमपीपीएससी ने मेंस में पूछा हुआ है इनके बारे में, और ये भी लगभग 2 अंक के दायरे में ही आएगा। अब दयाराम साहनी जी के बारे में हम क्या लिख सकते हैं 2 अंक में और किस प्रकार लिख सकते हैं? तो हमारा तीसरा जो प्रश्न है यह है दयाराम साहनी। ठीक है, अब इनके बारे में हमको लिखना है 2 अंक में, लगभग 3 पॉइंट, लगभग। अब पहला प्रश्न क्या हो जाएगा, पहला पॉइंट ये हो जाएगा कि देखो हमें एकदम डिटेल में नहीं लिखना है, 2 अंक का है, 10 से 15 शब्द है, तो जो मुख्य बात है, मेन चीज, वो डायरेक्ट लिख के छोड़ देना है, इसमें ज्यादा डिटेल में जाना नहीं है। पहला क्या लिखना है, भारतीय पुरातत्वविद थे, पहला पॉइंट सीधा हो गया। दूसरा हो गया हड़प्पा की खोज की, हड़प्पा की खोज की कोष्टक में लिख सकते हो 1921 में, खत्म बात। और फिर एक पॉइंट लिख सकते हो कि जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, ऐसा ही बोलते हैं, उसके महानिदेशक नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय। देखिए दयाराम साहनी जी के बारे में अगर आपको ये 3 चीजें याद है, ये 3 चीजों के बारे में पता है, ये एक तो कॉमन चीज है, ये तो आपको लगभग पता ही होगी, ये भी पता ही है, इसके बारे में याद रख सकते हैं। एक तो भारतीय पुरातत्वविद थे, तो ये पता चल गया कि इनका संबंध किस क्षेत्र से है, ये हो गया। दूसरा, इन्होंने क्या किया है, किस स्थलीय खोज की है। और तीसरी चीज, इनकी उपाधि, ये उपाधि में माना जाएगा, उपाधि या सम्मान उस चीज में आ जाएगा। तो ये तीनों प्रमुख बिंदु हमने कवर कर लिए इस प्रश्न में। अब जिस भी व्यक्ति या व्यक्तित्व के बारे में आपसे पूछा जाएगा किसी भी पेपर में, तो लगभग आपको पहले तो ये बताना है कि उनका संबंध किस क्षेत्र से है, वो चाहे पॉलिटी में आ जाए, इकोनॉमिक्स में आ जाए, तो आपको पहले बताना चाहिए कि उसका संबंध क्या है। अगर आप इकोनॉमिक्स में जाएंगे, अगर एडम स्मिथ के बारे में पूछ लिया, तो आपको पहले ये बताना पड़ेगा कि एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री है। तो दयाराम साहनी जी के बारे में हमने 3 चीजें यहाँ पे देख लिए, और बस इसी प्रकार मेंस में आपको उत्तर लिखना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है, ना डिटेल में जाना है। 3 चीजें लिखी, अगले क्वेश्चन पे गए, बात खत्म। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अभी लगभग हमने 3 क्वेश्चन देख लिए, और ये 3 मार्कर या 2 मार्कर के लिए लगभग समझने के लिए काफी है, क्योंकि ये पहली एक डेमो क्लास है इस सिंधु घाटी सभ्यता पे। तो एक तरीका बता रहे हैं हम आपको कि किस तरीके से क्वेश्चन लिखना चाहिए। अब इस पे डिस्कस करने के लिए और आगे क्वेश्चन रहेंगे हमारे पास में, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, क्योंकि जितने भी एमपीपीएससी ने अभी तक क्वेश्चन पूछे हैं और जो नहीं भी पूछे हैं वो भी हमारी लिस्ट में है क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन आगे हमारे पास में अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता की जल संरक्षण प्रणाली को समझाइए। ये प्रश्न एमपीपीएससी ने भी पूछा हुआ है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पूछा हुआ है, राजस्थान ने पूछा हुआ है, 3-4 पीएससी ने सेम प्रश्न पूछा हुआ है। तो इस प्रश्न की
इम्पोर्टेंस और बढ़ जाती है कि किस प्रकार ये हमारे पास हमारे लिए एक अच्छा प्रश्न हो जाता है और हमें ऐसे प्रश्न की तैयारी किस प्रकार करनी चाहिए। अब हम आ गए हैं लघु उत्तरीय पे। अब इस बार नए पाठ्यक्रम में लघु उत्तरीय बना है 7 अंक के। 7 अंक का प्रश्न अब आपको किस प्रकार से लिखना चाहिए, इसकी रूपरेखा आउटलाइन या इसका प्रेजेंटेशन किस प्रकार से होना चाहिए। अब ये 7 अंक के प्रश्न में हमारे पास पहला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता की जल संरक्षण प्रणाली। सिंधु घाटी सभ्यता की जल संरक्षण प्रणाली को समझाइए। अब हमें क्या करना है, अगर ऐसा प्रश्न आपकी मेंस में मान लीजिए कि अगर आता है ये 24 वाली में, तो आपको इस प्रकार के प्रश्न को कैसे लिखना है। अब हम अभी तक क्या पढ़े हैं, मैक्सिमम पढ़ते हैं जल निकासी, सिंधु घाटी सभ्यता की जल निकासी व्यवस्था उत्तम थी। अब यहाँ उसने पूछ लिया जल संरक्षण, यूपीएससी में भी पूछा हुआ है, एमपीपीएससी भी इनडायरेक्टली यहाँ तक पहुंची है। बाकी जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग है, राजस्थान है, ऐसे एक दो लोक सेवा आयोग ने और पूछा इस प्रश्न को। तो अब हमें इस प्रकार के प्रश्नों की ओर जाना पड़ेगा क्योंकि एमपीपीएससी भी अपना लेवल थोड़ा अप कर रही है। अब पहली बात तो सिंधु सभ्यता की जल संरक्षण प्रणाली, अगर अब प्रश्न हमारा हो गया 7 अंक का, पहले 5 का था, 5 में आप सीधा लिख दो प्रश्न या लिख दो कि जल संरक्षण प्रणाली की प्रमुख विशेषता है और पॉइंट आउट करके छोटा सा निष्कर्ष लिख के खत्म बात। पर अब चूंकि क्या है कि उसने अंक कर दिए 7 और थोड़ा ज़्यादा वेटेज हो जाता है 7 अंकों का, तो अब हमें नई शैली में हल्का सा जाना पड़ेगा। अब 3 फॉर्मेट है हमारे पास ऐसे प्रश्नों को लिखने के लिए। पहली चीज की प्रस्तावना, उसके बाद में मुख्य बॉडी बोलते हैं इसको, दरअसल मुख्य बॉडी या मुख्य टॉपिक या जो भी है, इसके बाद में आएगा निष्कर्ष। अब 7 अंक के प्रत्येक प्रश्न में लगभग आपको इस प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ेगा। आपको देखिए, एक तो अच्छी सहूलियत क्या है, एक विषय से एक ही प्रश्न पूछता है, तो लगभग हम ऐसे 10 से 12 प्रस्तावना ऑलरेडी तैयार कर सकते हैं। आप चाहे तो सिंधु घाटी सभ्यता की 4-5 प्रस्तावनाएं लिख लीजिए, टॉपिक जो आपने नोट से बनाया है उस नोट से पीछे लिख लीजिए 4-5 प्रस्तावनाएं और 4-5 निष्कर्ष, कि जिस प्रकार से प्रश्न आया आप उस प्रकार से प्रस्तावना लिख दो डायरेक्ट और निष्कर्ष लिख दो। आपको पर आप तैयार रखनी पड़ेगी हर टॉपिक की एक प्रस्तावना और एक निष्कर्ष, ये 2 चीजें लिखनी पड़ेगी। क्योंकि प्रश्न में अगर आपका प्रस्तावना जितनी अच्छी है, निष्कर्ष जितना अच्छा है, तो मुख्य बॉडी आपकी वैसे ही अच्छी रहेगी और ये चीजें आपके प्रश्न को उठाती है, अच्छा लुक देती है, प्रेजेंटेशन अच्छा करती है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब हम सिंधु सभ्यता की जल संरक्षण प्रणाली की बात कर रहे हो, इसमें प्रस्तावना पर जाएंगे, तो प्रस्तावना पे हमें क्या लिखना चाहिए यहाँ पे, ये अब आप अच्छी प्रस्तावना और अच्छा निष्कर्ष कब लिख पाएंगे, तो ये वही बात हो गई कि अगर आपका किसी टॉपिक पे अच्छी कमांड है या ठीक ठाक डिस्कस कर सकते हैं किसी टॉपिक पे, तो आप उस टॉपिक पे कहीं पे भी प्रस्तावना या निष्कर्ष लिख सकते हैं। अब हम आ गए प्रस्तावना पे, तो ये यहाँ पे प्रस्तावना क्या लिखेंगे, अब यहाँ पे प्रस्तावना इस प्रकार बनेगी कि सिंधु घाटी सभ्यता में, एक बार आपको प्रस्तावना और निष्कर्ष दोनों लिख के बता दूंगा क्योंकि मुख्य बॉडी पे तो हम चर्चा करेंगे ही, तो प्रस्तावना और निष्कर्ष दोनों लिख के बता दूंगा। तो प्रस्तावना में लिख सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की जल संरक्षण व जल निकासी प्रणाली, इसके इसकी समकालीन सभ्यताओं से कहीं अधिक उन्नत थी, जो
वर्तमान या आधुनिक युग से साम्य रखती है। अगर आपने इस प्रकार का एक छोटा सा निष्कर्ष लिख दिया, 1.5-2 लाइन में आ जाएगा, और इसके बाद अपनी मुख्य बातें चालू की, तो ये जो प्रस्तावना है ये पढ़ने के बाद जो कॉपी चेकर है वो अपने माइंड में एक आउटलाइन बना लेते हैं। देखिए आपकी ये जो कॉपी रहती है मेंस की, ये आपकी कॉपी, अब यकीन कीजिए आपकी कॉपी चेकर के सामने पूरा प्रेजेंटेशन, आपके पूरी बॉडी बना देती है, आप कैसे दिखते हैं, क्या सोचते होंगे, किस प्रकार जो आपकी लिखावट है, ये पूरी की पूरी आपको उसके सामने रख देती है वहाँ पे। और फिर वो इससे आपका मिलाप करता है दोनों चीज़ों को, तो अगर आप ठीक लगेंगे उसको दोनों चीज़ों में, वो आपको सही नंबर देगा। नहीं तो क्या होता है कि किसी की, अब उसमें बहुत सारी चीज़ें मैटर करती है। एक बात है कि हाँ हैंड राइटिंग भी थोड़ी ठीक ठाक ही होनी चाहिए, और दूसरी चीज़ की जो सीक्वेंस होना चाहिए आपके लिखने का, मेन समय सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है सीक्वेंस, क्रम। आप किस प्रकार से चीज़ों को लिखते हैं, अगर वो क्रम आपका सही है तो आपको लगभग अच्छे अंक मिलेंगे। और अगर आपने एक पॉइंट यहाँ लिख दिया और दूसरा जिसको बहुत बाद में लिखना चाहिए उसको दूसरे नंबर पे, अगर एक क्रम गड़बड़ा दिया आपने तो फिर अंक मिलने में थोड़ी समस्या आएगी। तो ये सीक्वेंस हमारा ठीक ठाक जाएगा। पहले हम लिख दी प्रस्तावना, अब इसके बाद में लिखेंगे मुख्य बॉडी, फिर निष्कर्ष। अब मुख्य बॉडी में क्या है कि जो जल संरक्षण प्रणाली है सिंधु घाटी सभ्यता की, देखिए हम जल निकासी की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं जल संरक्षण की। अब जल संरक्षण की अगर हम बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता के 2 प्रमुख स्थल है अब इस संरक्षण में, एक है धोलावीरा और एक है लोथल। अब ये दोनों स्थल कहाँ हैं, आपको इन दोनों के बारे में उसी प्रकार प्रश्न लिखना है, उत्तर लिखना है इसका जिस प्रकार हमने कोट दीजी के बारे में लिखा है, वही अवस्थिति, खोजकर्ता और विशेषता। अब ये दोनों जगह पर जल संरक्षण प्रणाली इतनी उन्नत, इतनी व्यापक थी कि जो इनके समकालीन मिस्र की मेसोपोटामिया और जो भी सभ्यताएं थी उनसे कहीं बेहतर थी। इन्होंने इस प्रकार जल का संरक्षण किया, जैसे कि नदी हो गई, नदी और तालाबों के आसपास में गड्ढे बना दिए और उन गड्ढों को एक कच्ची और पक्की सड़कों से जोड़ कर रख दिया। जैसे वर्षा का पानी इकट्ठा होता है वो पानी उन गड्ढों में रह जाएगा, फिर वो नालियों के माध्यम से घरों में पहुंचाया जाएगा। तो इस प्रकार धोलावीरा में ऐसी व्यवस्था थी कि जो पानी आता था बारिश का हो, उस पानी को, एक जो आज तालाब का कॉन्सेप्ट है ये उस टाइम में यहीं से आया धोलावीरा में। इन्होंने क्या करा, बड़े बड़े गड्ढे बना दिए आसपास। अब यहाँ पे और आपस में इन गड्ढों को फिर जोड़ भी दिया है, ये यहीं से प्रमाण मिलते हैं इसके। यहाँ पे वर्षा का पानी इकट्ठा हो गया, अब जैसे ही जिनको काम पड़ा उस पानी को वो यूज में ले लिए, चाहे इधर से इधर से। तो धोलावीरा और लोथल दोनों जगह से हमें यही चीजें मिलती है। एक और स्थल है इनका, एक और जगह है, हाँ एक जो मुख्य बिंदु है कि जो धोलावीरा जगह है इसके किनारे, इसके पास में 2 नदियां हैं, मनहर और मनसर करके। तो इन्होंने क्या करा, इन नदियों पे बांध बनाए। अब बांध से ये इस पानी को यूज करते थे, तो जो पानी एक तरीके से संरक्षित ही कर रहे, संरक्षण ही कर रहे पानी का। और फिर जो लोथल है, लोथल में जो सबसे उन्नत व्यवस्था मिली है हमें, जो आज की तुलना में, हम इसकी तुलना में कहीं हजारों गुना आज पीछे हैं। इस सभ्यता में जो अपशिष्ट होता है, जल अपशिष्ट, उसको अलग अलग करने की व्यवस्था थी इस सभ्यता के पास में। तो ये दोनों क्या करते थे उस टाइम पे कि इन्होंने ऐसी नालियों का विकास किया था, ऐसी अवसंरचना बनाई थी कि जो घरों से निकलने वाला अपशिष्ट है वो अलग हो जाएगा, जो मल बल है वो अलग हो जाएगा और पानी अलग हो जाएगा। पानी को ये फिल्ट्रेशन वाली तकनीक यहाँ पे यूज करते थे। और ऐसे बहुत सारे जगह हैं। तो यहाँ से जल संरक्षण प्रणाली में हमें क्या क्या मिला है, एक तो धोलावीरा, धोलावीरा में क्या हुआ है कि बांधों का निर्माण हुआ है, तालाबों का,
अब आपको इसको थोड़ा विस्तृत करके समझाना है, एक दो पॉइंट में लिख देंगे तो भी चलेगा। अब लोथल के बारे में क्या लिख सकते हैं कि यहाँ पे एक ऐसी व्यवस्था थी जो जल अपशिष्ट का क्रियान्वयन कर दी थी, या जल का फिल्ट्रेशन, अपशिष्ट का फिल्ट्रेशन करती थी, निस्पंदन करती थी। तो अब लोथल के बारे में एक दो लाइन लिख दीजिए। तो हम प्रस्तावना तो पहले लिख चुके हैं, मुख्य बिंदु भी लिख दिए हमने पहला, दूसरा हमारा मुख्य बॉडी हो गई। एक दो चीज़ें और लिखे हैं तो आप लिख सकते हैं, धोलावीरा के बारे में थोड़ा और बता दें, लोथल के बारे में बता दें, फिर हम आ जाएंगे अपने निष्कर्ष पे। और निष्कर्ष लिखना जरूरी है, ये आपके प्रश्न को समाप्त करता है, वरना एक आस रह जाती है अधूरी कि प्रश्न कब खत्म हुआ पता ही नहीं चलता है। तो निष्कर्ष उसको मान्यता देता है कि हाँ आपका प्रश्न खत्म हो गया है। तो ये हमारे ये लघु उत्तरीय प्रश्न का पहला था। अब निष्कर्ष आप चाहे तो निष्कर्ष लिख सकते हैं अपने मन से, या अगर आपको थोड़ा भी आप चाहें इसमें, जैसे प्रस्तावना है तो प्रस्तावना से अगर तर्क संगत निष्कर्ष लिखना चाहे तो वो भी लिख सकते हैं। वो कैसे लिख सकते हैं देखें। अब निष्कर्ष लिखना है हमारे ये वाले प्रश्न का, जो पिछले प्रश्न था उसका निष्कर्ष ऐसा रहेगा, सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा लिख दें। हड़प्पा सभ्यता जल संरक्षण व जल प्रबंधन एवं वाटर हार्वेस्टिंग के मामले में एक सुव्यवस्थित व उन्नत सभ्यता थी। बस ये आपका हो गया निष्कर्ष। बहुत छोटा संक्षिप्त है, बोर्ड पे लिखा है इसलिए बड़ा है, बाकी लाइन में देखेंगे तो अपनी कॉपी के 1.5 से 2 लाइन में आ जाएगा कंप्लीट। तो इस प्रकार से जो हमारा ये उत्तर है ये प्रस्तावना से लिंक है। प्रस्तावना अगर आप देखे होंगे पिछली, तो प्रस्तावना से लिंक है और बीच में हमारा जो मुख्य बॉडी वो आ गया है प्रश्न का। तो ये होता है कंप्लीट उत्तर एक। ठीक है, 2-4 चीजें अपने वहां की लिख दी है जो मुख्य बातें हैं, प्रस्तावना और निष्कर्ष। इस प्रकार हमें आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप इस प्रकार प्रश्नों को लिखें और टॉपिक से उठाएं, रिवीजन करते रहें। अब हम एक और प्रश्न देखेंगे, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न एक देख लेते हैं। अब ये 7 अंक का हो गया और 7 अंक के प्रश्न में आपको इसी प्रकार से लिखना है। अब देखिए एक प्रश्न है हमारे पास 7 अंक का और है कि हड़प्पा सभ्यता एक नगरीकृत सभ्यता थी, समझाइए। ये दूसरा प्रश्न हम हल कर रहे हैं 7 अंक का। प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीकृत सभ्यता थी। अब इसके बारे में समझाना है। तो अभी हम प्रस्तावना के बारे में देख लिए हैं, निष्कर्ष के बारे में देख लिए, मेन बॉडी के बारे में भी देख लिए हैं। अब हम चर्चा करते हैं कि जैसे हम प्रश्न लिखते हैं मेंस में, तो पहले क्या होना चाहिए कि वो तो आप रिवीजन करते रहेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, पर वो प्रोसेस रिवीजन करने के बाद में आपको ये नहीं चाहिए कि जो टॉपिक है उसमें आप बेसिक पॉइंट बनाने सीख जाए, सिनॉप्सिस बोलते हैं जिसको। तो ऐसे प्रश्न जैसे ही एग्जाम में आते हैं ना, आप तुरंत लिख देंगे, आपको लगभग 2 मिनट या 3 मिनट मैक्सिमम टाइम लगेगा ऐसे प्रश्नों को डील करने में। अगर आपको इस बारे में पता है कि नगरीकृत सभ्यता के बारे में और क्या क्या विशेषताएं थी इसकी, और एक सिनॉप्सिस फॉर्म में आपको पता है और अब 2 या 3 बार इसका रिवीजन कर चुके हैं एकदम बहुत स्पीड से, और ऐसी चीज़ें क्या करेगी, आपका ये उत्तर तो अच्छा लिखवाएंगे ही, और इससे जो अगला प्रश्न है ना उसमें आपको लिखने में भी टाइम मिलेगा, एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा, हेल्प मिलेगी और कॉन्फिडेंस भी आएगा।
तो ऐसे जो प्रश्न है आपको सिनॉप्सिस के फॉर्मेट में तैयार कर लेने चाहिए। पर अभी हम देखते हैं इसके प्रश्न के बारे में कि सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीकृत सभ्यता थी। अब इसका उत्तर किस प्रकार लिखना चाहिए। तो पहले तो हम बात किए थे प्रस्तावना के बारे में। पहले तो हाँ होनी चाहिए हमारी एक छोटी सी प्रस्तावना। अब आप लिखेंगे प्रस्तावना, अब जैसे भी लिखे। अब यहाँ होती है मेन बॉडी, जो मुख्य बिंदु होता है वो हम लिख सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की नगरीकृत विशेषताएं। ऐसे एक सब हेडिंग दे दें, सब हेडिंग के बाद में चालू कर दें, या तो इस प्रकार से पॉइंट आउट करें, इस प्रकार से क ख जैसा भी आप पॉइंट आउट करना चाहे, क्योंकि ये तो हम नंबर डालते नहीं वहाँ पे, तो आप सीधा पॉइंट आउट करें। पहला तो सिंधु घाटी सभ्यता की नगरीकृत विशेषताएं, किस प्रकार ये एक नगरीकृत सभ्यता थी। हम कैसे लिखेंगे इसको, तो सबसे पहला पॉइंट है या सबसे पहली मुख्य बात है, तो यहाँ पे कैसी पद्धति थी, जो घरों को बनाने में, सड़कें बनाने में, या जो भवन बने हैं उन सबको बनाने के लिए यहाँ पे ग्रिड पद्धति से काम किया गया है। ग्रिड पद्धति, जितने भी घर बने हैं वो लगभग एक ही फॉर्मेट में बने हैं। सड़कें हैं, अब सड़कें भी लगभग एक ही फॉर्मेट में है। अब आप देखेंगे तो सड़कें भी ऐसी हैं और ये दोनों एक दूसरे को समकोण पर काटती है, 90 डिग्री के कोण पर। और जहाँ ये चौराहा होता है, जैसे मान लीजिए कि चौराहा आ गया यहाँ पे, अब इस चौराहे पर एक लाइट भी लगा होता है लंबवत, जैसे आज लगा हुआ है, आज लगाते हैं सड़कों पर, इन जगह पे लाइटिंग की व्यवस्था भी थी उस टाइम में, आज के 3000 साल पहले। तो ग्रिड सिस्टम था, लगभग इसी पद्धति पे बहुत सारे घर बने गए। दूसरा वहाँ का जो ड्रेनेज सिस्टम था, जो सीवर सिस्टम था, वो सबसे बेस्ट था, जिसको नगरीय सभ्यता से और अधिक इम्पोर्टेंस दिलवाता है। देखिए ड्रेनेज सिस्टम इस सभ्यता की सबसे जो मुख्य बातों में से एक है, वो है ड्रेनेज सिस्टम। क्योंकि इन्होंने जिस प्रकार से नालियों का निर्माण किया है, और उन नालियों में से एक तो पेक नालियाँ, ढकी हुई नालियाँ बनाई गई है, और पक्की ईंटों की नालियाँ बनाई है। दूसरी चीज़, इन्होंने इस तरीके से सीवर सिस्टम बनाया है कि जो घरों से निकलने वाला अपशिष्ट है, अगर वो ठोस अपशिष्ट है तो वहीं गड्ढों में बैठ जाएगा नीचे, और अगर जो पानी वाला जो तरल है वो निकल जाएगा आगे। ये सबसे बेस्ट ड्रेनेज सिस्टम अभी तक का है। आज भी अगर देखोगे आप तो कहीं शहर और गांव दोनों में, गांव में तो लगभग ये चीज़ें है ही नहीं। अभी ड्रेनेज सिस्टम की बात तो गांव तक गई नहीं है, बहुत सारे गांव इन चीज़ों से अछूते रह गए अभी। अब जैसे ही गांव में एंटर करेंगे, गांव के बाहर मेन सड़क पे पानी कीचड़ सब मिलेगा आपको। शहरों में भी यही है कि बारिश जैसे आती है, अब उस टाइम पे इतने बड़े बड़े गड्ढे बनाए गए थे यहाँ पे, कभी वहाँ पे ऐसा लगा नहीं, जो साक्ष्य मिले हैं कि सड़क वो जो नालियाँ जाम हुई है। आज हमारे क्या होता है, अब शहरों में देख लो, हल्की बारिश हो जाती है, 1 फीट पानी आ जाता है सड़क पे, और वो भी ड्रेनेज सिस्टम वाला गंदा पानी, और उसी में से चल के जाते हैं हम सब बड़े मज़े से। तो एक तो हो गया ग्रिड पद्धति, एक हो गया ड्रेनेज सिस्टम, और एक अगर देखेंगे हम जो नगरीकृत सभ्यता है वो है भवन निर्माण। भवन निर्माण जैसे कि जिस प्रकार से उन्होंने जो भवन बनाया है, जो शहर का निर्माण किया है, जैसे एक उच्च शहर और एक निचला शहर, ये तीनों चीजें आपको एक नगरीकृत सभ्यता, या जहाँ भी नगर होंगे, शहर होंगे, वहाँ पे तीनों चीज़ें मिलेंगी। ग्रिड पद्धति, अगर आप अभी किसी शहर में रह रहे हैं तो आप देखेंगे कि जिस प्रकार से नई कॉलोनियाँ बन रही है,
नए नए घर बन रहे हैं तो वो लगभग ग्रिड पद्धति में बनते हैं। आपको प्रॉपर सड़कें दिखेंगी, लाइट दिखेंगे, नालियाँ, ड्रेनेज सिस्टम उसी प्रकार से दिखेगा जिस प्रकार से सिंधु घाटी सभ्यता में था। ड्रेनेज सिस्टम भी लगभग उसी प्रकार से दिखेंगे। लेकिन आज भी जो नई कॉलोनियाँ बन रही है उनमें उतना अच्छा ड्रेनेज सिस्टम नहीं बन रहा है कि जितना सिंधु सभ्यता में था। कॉलोनियाँ बन रही, छोटे छोटे ड्रेनेज सिस्टम बनाए जा रहे हैं। अब इस सभ्यता के ड्रेनेज सिस्टम में एक तो नालियाँ तो थी और वो भी ढकी हुई नालियाँ, ऊपर से जो मेन होल बनाए थे उनकी गहराई भी बहुत काफ़ी थी, हल्के फुल्के नहीं थे और पैक थी। आज हमारे यहाँ चले जाओ कई क्षेत्रों में, यहाँ सड़कें को के किनारे जो नालियाँ खुली है, शहरों में खुली है, गांव में तो सवाल ही नहीं होता है पैक होने का। बहुत कम चीज़ें हैं जो सुधरी हुई है। एक हो गया भवन निर्माण, ये 3-4 पॉइंट हो गए हमारे इससे संबंधित। और भी लिख सकते हैं इसका जो इनको आप एलिब्रेट करेंगे, जो हम बात किए हैं ये 3 पॉइंट में कर दिए हैं। अगर आप चाहें तो इनको और भी अलग विस्तार से लिख सकते हैं, समझा सकते हैं, क्योंकि ये तो हमने आपको समझाने के पर्पज से तीनों पॉइंट में लगभग सारी चीज़ें समझा दी हैं। अब इसके बाद हम लिखेंगे वही निष्कर्ष, चूँकि 7 नंबर का है तो वहाँ पे लिखते ये थोड़ा बड़ा हो जाता है। आप ग्रिड पद्धति के बारे में बताएंगे, 3 से 4 लाइन में ग्रिड पद्धति के बारे में चला जाएगा। ड्रेनेज सिस्टम के बारे में बताएंगे, 3-4 लाइन इसमें चली जाएगी। भवन निर्माण में 1-2 और निष्कर्ष प्रस्तावना तो लगभग बराबर हो जाएगा। तो प्रस्तावना, ये प्रस्तावना हम लिखें, तो आपकी प्रस्तावना लिखनी है, कोशिश करनी है किस प्रकार की आप प्रस्तावना लिख पा रहे हैं। और आपका जो प्रस्तावना लिख रहे हैं प्रस्तावना का थोड़ा बहुत लिंकेज आपकी मुख्य बॉडी, ये जो मेन बॉडी है क्वेश्चन आंसर की, उससे थोड़ा बहुत लिंकेज होना चाहिए। और निष्कर्ष का भी थोड़ा बहुत इससे टच होना चाहिए कि हाँ जो बात आप प्रस्तावना में बताए हैं, हल्की सी हिंट दिए हैं, वही आप मेन बॉडी में लिखें और वही इसके ही साथ आपने निष्कर्ष में लिख दिए हैं। तो हम 7 अंक के लगभग 2 प्रश्न देख चुके हैं, 4 हम देख लिए हैं 2 मार्क करके। अब एक प्रश्न पे हम चर्चा करेंगे, वो होगा दीर्घ उत्तरीय 10 अंक का। देखिए सिस्टम लगभग सभी में यही है, इसी प्रकार से प्रश्न लिखे जाएंगे, पर दिक्कत यह है चर्चा की। आप जो टॉपिक पढ़े हैं वो पढ़ के रख दिए हैं, एक बार पढ़े 2 बार पढ़े, पढ़ के रख दिए उस टॉपिक को। जब प्रश्न आ जाता है एग्जाम में, दिक्कत ये होती है कि इसको चालू कहाँ से करें, लिखना शुरू कहाँ से किया जाए। और अब तभी कर पाएंगे लिखना शुरू अगर आपने उस पर प्रैक्टिस की है। अगर आपने एक टॉपिक पे उठा के प्रश्न लिखे, जैसे कि अभी हम लिखें 2-4 जल संरक्षण प्रणाली पे, तो अगर आपने इस पर प्रश्न लिखे हैं, प्रैक्टिस की है, तो आपको पता है कि इसकी प्रस्तावना में क्या आएगा, इसके निष्कर्ष में क्या आएगा। जल संरक्षण प्रबंधन, वाटर हार्वेस्टिंग के मायने में सबसे उन्नत व्यवस्था थी ये। यहाँ पे भी आपको पता है क्या आएगा कि इस तकनीक के माध्यम से अपनी जो इसके समय की जो सभ्यताएं थी उनमें आधुनिक थी, उनमें सबसे श्रेष्ठ थी और आधुनिकता से सामने रखती है। अगर आप प्रैक्टिस किए हैं तो ही आप उत्तर लिखेंगे, वरना आप इधर उधर लिखेंगे। और इधर उधर लिखने से क्या होगा कि आपका जो सीक्वेंस है, क्रम है, वो बिगड़ जाएगा और वो क्रम 1, 1.5, 2 नंबर घटा के जाता है। कॉपी चेक करने वाला क्रम से चेक करता है, उसकी रिदम बनी होती है। अब वो जो प्रश्न जो उसको शुरुआत में मिल जाना चाहिए, जो पॉइंट है, जो बात, वो अंत में मिलेगी, तो फिर वो नंबर तो अंत में ही देगा। अब आपको 7 का प्रश्न है, 4 या 5 की जगह देने पे आपको 3.5 दे रहा है। अब आपने यहाँ पे अपना खुद 1.5 नंबर का नुकसान करवा लिया है सीक्वेंसिंग की वजह से। तो आप पढ़ें और पढ़ने के समय ध्यान रखिए कि आपका जो क्रम है, सीक्वेंस है, वो कैसा जा रहा है। और अगर नहीं आ रहा है, देखो शुरुआत में तो दिक्कत आती है, कुछ बातें याद रहती है, कुछ बातें हम भूल जाते हैं। धीरे धीरे 1-2 बार रिवाइज करने पे, और फिर अब जब सिनोप्सिस बनाएंगे, किसी टॉपिक को उठाया, जो भी हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, जैसे हम सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें, अगर इसमें हम इसके समाज की बात करेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता का समाज किस प्रकार है, अब इसके बारे में हम क्या करेंगे, प्रस्तावना नोट्स में थोड़ी लिखेंगे। वो तो हम पढ़ते पढ़ते हमारा दिमाग इस अवस्था पे चले जाएगा कि जैसे हमने सिंधु घाटी सभ्यता के समाज के बारे में बात की, ये सुना उसके बारे में, हमारा दिमाग ऑटोमेटिक उससे संबंधित 3-4 लाइनों में एक डेटा तैयार कर लेगा और वही डेटा हमारा इंट्रोडक्शन हो जाएगा। क्योंकि हम अपने माइंड को बोल चुके हैं कि हमारा टॉपिक ये है। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हमारे माइंड में निष्कर्ष के बारे में चलता रहेगा और हमारा माइंड ऑटोमेटिक निष्कर्ष बना लेगा और हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमारे माइंड ने हमारे हाथ तो कब संदेश दे दिए, इंडिकेशन दे दिए, निर्देश दे दिए और इसने कब लिख दिया। हम सिर्फ उसको पढ़ते हैं, जब हमारा हाथ लिख रहा होता है, माइंड निर्देश दे रहा होता है,
हमारी आंखें सिर्फ उसको पढ़ने का काम करती है, और वो तभी होती है वो प्रोसेस जब आपको इसके बारे में बहुत अच्छे से पता है, डिस्कस किए हुए हैं और सिनॉप्सिस बनाए हुए हैं। ठीक, अब हम हमारे पास ये इसी पे लेते हैं एक प्रश्न है। प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता के हड़प्पा सभ्यता के समाज या सामाजिक विशेषताओं का वर्णन करें। अब ये जो नए पैटर्न पर आधारित 10 अंक का प्रश्न है। ठीक है, प्रश्न है हमारा सिंधु घाटी सभ्यता की सामाजिक विशेषताओं का वर्णन करनी है। ठीक है, अब वही प्रोसेस, सबसे पहले तुम्हें प्रस्तावना लिखनी पड़ेगी। अब अगर आप गलती से भूल जाते हैं 7 मार्क्स में लिखना प्रस्तावना, एक दो क्वेश्चन में चलता है। जो 10 अंक का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, लगभग आपको सभी प्रश्नों में, किसी भी विषय का हो या कोई सा भी पेपर हो, लगभग सभी प्रश्नों में प्रस्तावना लिखनी है, निष्कर्ष लिखना है। ये कंपलसरी मान के चलिए, भूलना है ही नहीं। अगर आप भूले हैं वो 7 नंबर में कोई बात नहीं, एक दो प्रश्न में चलता है, पर इसमें आपको लिखना ही लिखना है प्रस्तावना, और लगभग अच्छी लिखना है, ठीक ठाक तरीके से लिखना है। उसमें भूल जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, इसमें प्रस्तावना लिखनी पड़ेगी। ठीक है, हम इसके प्रस्तावना देखते हैं। अब हम किसी भी टॉपिक की प्रस्तावना और निष्कर्ष कब लिख पाते हैं? अब किसी भी टॉपिक पर प्रस्तावना या निष्कर्ष तभी लिख पाएंगे जब आप उस टॉपिक के बारे में पढ़े होंगे। अब सिंधु घाटी सभ्यता का जो समाज था, वह समाज कैसा था, किस प्रकार था, समाज में क्या क्या चीजें थी, किस प्रकार का खान पान, रहन सहन, मनोरंजन के साधन, सामाजिक व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था थी, महिलाओं की स्थिति, पुरुषों की स्थिति, ये सारी चीजें अगर आपको पता है तो आप एक अच्छा सा यहाँ पे प्रस्तावना लिख पाएंगे। जैसे कि अगर हम बात करें तो हड़प्पाई समाज वर्ग विभाजित समाज था, जिसमें कर्म आधारित व्यवस्था थी। आप चार वर्ग थे, उनका नाम लिख दीजिए। फिर अगर आपको पता है कि इस सभ्यता में सबसे ज़्यादा महिलाओं की या नारियों की मूर्तियाँ मिली हैं, मृण मूर्तियाँ मिली है, तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि यह समाज या यह सभ्यता नारियों की मृण मूर्तियों की अधिकता के कारण मात्र सत्तात्मक प्रतीत होता है। इसके अलावा भी ना, ये इनके अलावा बहुत सारे एग्जाम्पल है। जैसे कि अगर हम बात करेंगे तो पृथ्वी की देवी मातृ देवी के बारे में एक परिकल्पना है, एक महिला की नृत्य करती हुई मूर्ति मिली है। तो इन सारी चीज़ों पे जैसे हम निष्कर्ष से बोल दिए, प्रस्तावना बोल दिए सॉरी, कि हड़प्पाई समाज विभिन्न वर्गों में विभाजित एक समाज था, जहाँ पे इतने सारे वर्ग थे, ये काम था, और फिर ये लाइन लिख देंगे। तो ये आपका थोड़ा सा हल्का फुल्का, एक सटीक तो नहीं होगी पर एक प्रस्तावना हो जाएगी। अब धीरे धीरे इसको पढ़ना चालू करेंगे, एकदम स्पष्ट तौर पर वो जो प्रोसेस थी आपकी, कि आपको पता ही नहीं चलेगा, आपका माइंड ऑटोमेटिक वो प्रस्तावना रेडी रख लेगा। जैसे आप क्वेश्चन पढ़े 10 से 20 सेकंड सोचेंगे उसके बारे में, पूरा कंटेंट आपके माइंड के पटल पे आ जाएगा, फिर आप लिख देंगे। ठीक है, तो ये हो गया प्रस्तावना। अब जो मेन चीज है इतने बड़े प्रश्न में, लगभग इसमें वर्ड लिमिट ज़्यादा है, तो आपको इसको वहाँ तक ले जाना है। प्रस्तावना लिखने के बाद आपको अब विशेषताएं हैं, तो आपको पॉइंट बिल्कुल नाम लिखना पड़ेगा। पहली विशेषता तो वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था किस प्रकार थी? तो जब हम सिंधु घाटी सभ्यता के सामाजिक परिप्रेक्ष्य में जाते हैं, वर्ण व्यवस्था की बात करते हैं, तो यहाँ भी वही चार वर्ण मिलते हैं। कौन कौन से 4 वर्ण? जो चलते आ रहे हैं अभी तक। पर यहाँ पर जो ये वर्ण व्यवस्था का काम था, और दरअसल वर्ण व्यवस्था कम थी, ये वर्ग व्यवस्था ज्यादा थी। वर्ग, क्योंकि यहाँ वर्गों में बटे हुए थे और वर्गों के आधार पर काम करते थे। तो वही पुरोहित, ब्राह्मण, क्षत्रिय
वैश्य, इस प्रकार के वर्ग थे। तो इनका काम ऐसे चलता रहता था और इन वर्गों के भी उपवर्ग थे इस प्रकार से। अगर हम अगले की बात करेंगे तो अगर आप देखेंगे वर्ण व्यवस्था के बाद में वेशभूषा, एक पॉइंट आ जाएगा वेशभूषा का। अब क्या कीजिएगा, जैसे कि सामाजिक व्यवस्था की बात की, जैसे आर्थिक में आएंगे तो आर्थिक स्थिति के बारे में बहुत सारी चीजें, वहाँ की कृषि वृष्टि के बारे में बात करेंगे। अब सामाजिक व्यवस्था के बारे में बात करेंगे तो वर्ण व्यवस्था 6-7 पॉइंट आप पहले उनको पढ़ ले, उनका नाम पढ़ ले कि वर्ण व्यवस्था, वेशभूषा, फिर स्त्री की दशा, स्त्रियों की दशा, रहन सहन, खान पान, रहन सहन खान पान, वेशभूषा। अच्छा वेशभूषा तो हम लिख दिए ना, हाँ रहन सहन खान पान। फिर इसके बाद में आ जाएंगे मनोरंजन के साधन, मनोरंजन के साधन के बाद में समाधिकरण, फिर समाज का स्वरूप। अब हम इन जो 7 पॉइंट हैं इनमें हम विस्तृत चर्चा करेंगे और ये चर्चा ही आपका पूरा रिवीजन करवाएगी। आप कहीं पे भी देखेंगे तो जब तक आप किसी टॉपिक को एक प्रश्न का स्वरूप नहीं देंगे और उस स्वरूप के हिसाब से उस पर चर्चा नहीं करेंगे तो आपका जो पढ़ा हुआ है वो 2 दिन 4 दिन 5 दिन याद रहेगा और इस प्रोसेस के बाद में आपको काफ़ी लंबे समय तक याद रहेगा। और अगर आज से स्टार्ट करते हैं ये प्रोसेस हर विषय में तो लगभग कि मेंस के तो बहुत लंबे समय बाद तक याद रहेगा, तो मेंस आपकी आसानी से हो जाएगी। अब देखिए सिंधु घाटी सभ्यता में वर्ण व्यवस्था वही थी, आपको इतना लिखना है, यहाँ पॉइंट लिखना है। पहला वर्ण व्यवस्था, इसके बाद में कि यहाँ पे किस प्रकार की व्यवस्था थी, व्यवस्था वही थी 4 वर्ग जो चलते आ रहे। उत्तर भारत में हमेशा 4 वर्ग हैं, दक्षिण भारत में जाएंगे तो 2 वर्ग है, उत्तर भारत में चतुर्वर्ण व्यवस्था है। पर यह कैसी थी, कर्म आधारित थी, अभी तक कर्म आधारित ही रहेगी यहाँ तक। अब वेशभूषा, वेशभूषा इस व्यवस्था के लोग चूंकि कपास से परिचित थे, कपास की जानकारी मिलती है, तो ये सूती वस्त्रों का उपयोग करते थे यहाँ के लोग वेशभूषा में। अब आपको क्या करना है कि इसको एक पारिभाषिक, एक वाक्यांश शैली में इसको लिखना है। अब हमको समझा दिए ऐसे ही कि वेशभूषा में ये सूती वस्त्र पहनते थे, तो आपको बताना पड़ेगा कि इस व्यवस्था के लोग कपास की खेती या कपास से परिचित थे, इसलिए ये अपने कपड़ों में सूती वस्त्रों का उपयोग करते थे, ऐसे साक्ष्य मिले हैं। अब स्त्रियों की दशा, अब देखिए समाज की सबसे, अगर किसी समाज को जानना है आपको, कोई सा भी समाज, तब भी अब भी और कभी भी अगर आपको किसी भी समाज के बारे में जानना है तो पहले तो 2 चीज़ें कीजिए आप वहाँ के समाज के बारे में। पहली, स्त्रियों की स्थिति के बारे में पता लगाइए कि यहाँ की स्त्रियों की स्थिति कैसी है। दूसरी, वहाँ के पुरुषों के बारे में पता लगाइए कि यहाँ के पुरुषों का जो बिहेवियर है, मानसिकता है, वो किस प्रकार की है। अगर हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में देखेंगे, यहाँ की जो स्त्रियों की स्थिति है ये कुछ मामलों में अच्छी है, कुछ मामलों में खराब है। कुछ मामलों में अच्छी इसलिए है, देखिए अच्छी के हमें 2-3 बिंदु मिलते हैं कि अच्छी है, खराब की भी 2-3 बिंदु मिलती है। अच्छी किस लिए, सिंधु घाटी सभ्यता की जो दशा है महिलाओं की वो अच्छी इसलिए है क्योंकि यहाँ जो महिलाएं हैं इनको पहली चीज था इनको शिक्षा का अधिकार। इन सभी महिलाओं को शिक्षा का अधिकार था, सभी या इस व्यवस्था में, समाज में इनको शिक्षा का अधिकार था। बहुत सारी मूर्तियों से हमें इस बात की जानकारी मिलती है। दूसरी चीज जो है वो कि यहाँ पे बाल विवाह के स्पष्ट प्रमाण नहीं मिले हैं, तो इस बात से थोड़ा तर्क लगाया जा सकता है कि यहाँ पे बाल विवाह नहीं हो रहा होगा या बहुत कम होगा। ठीक है, शिक्षा का अधिकार हो गया, बाल विवाह की स्पष्ट जानकारी नहीं है। ये 2 चीजें काफी ज्यादा
अच्छी मानी जाती हैं कि समाज में, कि अगर किसी समाज में स्त्रियों को शिक्षा का अधिकार है तो वो समाज बहुत प्रोग्रेसिव होगा, उन्नत समाज होगा। अब देखिए सिंधु घाटी सभ्यता एक तो ऑलरेडी नगरों के माध्यम से, जो उनकी नगर निर्माण की शैली है उसके माध्यम से इतना अच्छा प्रोग्रेस था कि आज भी हम उसको पढ़ रहे हैं। दूसरी चीज कि आज से 3000 साल पहले शिक्षा का अधिकार महिलाओं को था, जो कि अगर बात के आप उसका इतिहास देखेंगे आज तक भी, तो आज भी कहीं कई देशों में, जब इधर जाएंगे तो मध्य एशिया में कई देशों में शिक्षा का अधिकार नहीं है और महिलाएं लगातार संघर्ष करती रहती हैं इस बारे में। ठीक है, एक अच्छी चीज ये है इनकी, एक तो शिक्षा का अधिकार है, बाल विवाह का स्पष्ट प्रमाण नहीं है, और जो सार्वजनिक कार्य है उनमें महिलाओं की भागीदारी दिखती है। सार्वजनिक कार्यों में भागीदारी, तो ये तीन चीजें जो बताती हैं कि महिलाओं की स्थिति अच्छी थी। कहाँ? सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के समाज में। पर इनके अलावा भी अगर हम थोड़ा अलग देखें तो उतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे विधवा या सती प्रथा के साक्ष्य मिले हैं। जहाँ पर एक समाधान हुआ है, युग्मित जोड़ा है, तो सती प्रथा वहाँ से साक्ष्य, ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है कि वो सती प्रथा का साक्ष्य है। फिर विधवा प्रथा भी थी, बहुपत्नी प्रथा, फिर एक जो थी दासी प्रथा, दासी में जो देवदासी प्रथा थी। अब हड़प्पा समाज में एक और हम पॉइंट भूल गए, वो लिख देते हैं, दास प्रथा। दास प्रथा थी यहाँ पे। अब किस प्रकार की तो देखते हैं। तो महिलाओं के संबंध में 3-4 अच्छी चीजें हो गई, 3 और 2-3 खराब, क्योंकि हम लिख रहे हैं 10 अंक का, तो थोड़ा हमें तुलनात्मक लिखना पड़ेगा कि हाँ अच्छी व्यवस्था थी, किंतु ये सारी कुप्रथाएं भी दिखती हैं उसमें, इनके भी थोड़े थोड़े प्रमाण मिलते हैं। ज़्यादा नहीं तो सती प्रथा का ही लिख दीजिए कि इनके अलावा सती प्रथा जैसी कुप्रथा का भी साक्ष्य मिलता है। अगला आएंगे रहन सहन में, तो ये वैसे ही रहते थे, जो मकान वकान की बात तो कर ही चुके हैं हम रहन सहन में। अब खान पान जो था इनका, अब इनमें शाकाहारी भी थे प्लस मांसाहारी, शाकाहारी मांसाहारी दोनों प्रकार के थे। अब वेशभूषा में एक चीज ये लिख लीजिए आप कि ये जो आभूषण पहनते थे, आभूषणों का उपयोग, और वो भी अधिक मात्रा में। और ये कौन करते थे? तो स्त्रियां भी आभूषण पहनती थी, पुरुष भी आभूषण पहनते थे, दोनों आभूषण पहनते थे। और जो सौंदर्य प्रसाधन की सामग्री भी मिली है। और जो चनहुदड़ो है, एक जगह है जिसके बारे में आपको टास्क दिए हैं 12 से 15 स्थलों की लिस्ट बनाने का, तो उनमें एक जगह लिपस्टिक के साक्ष्य भी मिले हैं। तो वेशभूषा में आ गया आपका ये शाकाहारी मांसाहारी, ये इनका खान पान हो गया। अब मनोरंजन के साधन, अब देखिए ये हम शॉर्ट में बता रहे हैं, आज जब लिखेंगे इनको तो थोड़ा विस्तृत में लिख दीजिए कि यहाँ के लोग शाकाहारी मांसाहारी दोनों प्रकार के थे। मनोरंजन के साधन में अब ये वैसे तो बहुत सारी चीज़ें थे, पर एक जो पासा मिला है, पासे का साक्ष्य ही मिला है, तो पासा खेलना, मछली पकड़ना, नौका विहार, नाव चलाना, फिर एक और है इंटरेस्टिंग, पक्षियों को लड़ाना। तो मनोरंजन के साधन में ये 3-4 चीजें करते थे, पक्षियों को भी लड़ाते थे, पासे खेलते थे, मछली पकड़ते थे, नाव चलाते थे, तो ये इनके मनोरंजन के साधन हो गए। अब दास प्रथा, अब ये जो 2 बिंदु हम बात कर रहे थे, किसी समाज के बारे में देखना है तो इन 3 चीजों की स्थिति देखनी। पहले 2 की बात किए थे, एक स्त्रियों की दशा, पुरुषों की दशा, और एक दास प्रथा। दास प्रथा या अभी वर्तमान से इसको लिंक करेंगे तो मजदूरों की जो एक स्थिति होती है वो अब किसी भी तरीके से ले आए, अब प्राइवेट सेक्टर में जाए या जो अपने घरों में काम करते हैं, जो किसानों के यहाँ काम करते हैं, ये 3 चीज़ों को आप रख करके, आधार बना करके किसी भी समाज की स्थिति के बारे में पता लगा सकते हैं। तो अब दास प्रथा के बारे में बात करेंगे तो सिंधु घाटी सभ्यता में दास प्रथा मौजूद थी, बिल्कुल थी। और स्त्री
और पुरुष दोनों को दास बनाया जाता था। और दास युद्ध में बनाए जाते थे। फिर उनका उपयोग कहाँ किया जाता था, यूज में कहाँ लाए जाते थे, तो घर के काम में, युद्ध में लेके गए, ये 2-3 जगहों पे दास बनाए जाते थे। तो बेसिकली यहाँ पे लिखना है कि दास प्रथा मौजूद थी और दासों का उपयोग घरेलू कार्यों में या युद्धों में किया जाता था और स्त्री और पुरुष दोनों दास बनाए जाते थे। अब समाधिकरण, जो मरने के बाद की प्रक्रिया है, अब ये 2 प्रकार की थी। एक तो यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता में 2 प्रकार की थी। 2 प्रकार की कैसे थी, एक तो पूर्ण, एक हो गई आंशिक, पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण, और एक अग्निदाह या दाह संस्कार। अब इनके बारे में आपको बताना नहीं है कि ये किस प्रकार काम करते हैं, पर आप इतना बता दीजिए कि समाधिकरण के यहाँ पे 2 रूप थे, पूर्ण समाधिकरण और आंशिक समाधिकरण और अग्निदाह। इनका थोड़ा प्रेफरेंस दे देंगे तो काम बन जाएगा। अब स्वरूप की बात करेंगे अगर हम कि सिंधु घाटी सभ्यता का स्वरूप किस प्रकार था, तो जब एग्जाम्पल स्टार्टिंग में बताए थे आपको, वो जो नारी मृण मूर्तियों वाला, जो मातृ सत्तात्मक समाज का परिचय देता है, तो समाज अगर देखें हम तो चूंकि यहाँ पे महिलाओं की स्थिति ज़्यादा दिखती है, हमें भागीदारी भी ज़्यादा दिखती है, वो चाहे मूर्तियों में हो, ये चित्र इसमें हो, आपका धातु कला, मूर्ति कला में जिनके प्रमाण मिलते हैं, तो स्वरूप इसके समाज का 2 प्रकार का था, मातृ सत्तात्मक और एक हो गया पितृसत्तात्मक। चूंकि महिलाओं की ज़्यादा मूर्तियां मिली है, इस बात को हम आधार बनाकर कह सकते हैं कि यह समाज मातृ सत्तात्मकता की ओर झुका हुआ प्रतीत होता है। पितृसत्तात्मकता का भी है, क्योंकि जो राजनीतिक या राजनीतिक संरचना है उनकी, वहाँ पे ज़्यादातर तो पुरुष मिलते हैं, भागीदारी उनकी रहती है। तो ये हो गया हमारा लगभग बेसिक पॉइंट। अगर आप शुरुआत कर रहे हैं स्टेज में, तो आपको इतने लगभग 7-8 पॉइंट के बारे में एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जो कि अगर सिंधु घाटी सभ्यता से, तो आपको इतना एवरेज पता होना चाहिए। अब ये समाज था। अब हम अगले वाले जो क्लास आएगी उसमें देखेंगे कि जो आर्थिक स्थिति है उसके बारे में। तो आर्थिक स्थिति में वहाँ की कृषि, किस प्रकार कृषि थी, परिवहन के साधन क्या थे, व्यापार वाणिज्य, अब इनके बारे में चर्चा करेंगे। तो वहाँ भी लगभग हम 6 से 7 पॉइंट से लेके आएंगे। 6-7 पॉइंट लगभग होते हैं और वही लिखना पड़ेंगे आपको। यहाँ पे भी जो 7 पॉइंट है, ये वर्ण व्यवस्था, वेशभूषा, स्त्रियों की दशा जो इम्पोर्टेंट है, रहन सहन, खान पान, जो मनोरंजन के साधन। अब ये हमको एक सीक्वेंस में लिखना है, जैसे हम सीक्वेंस में लिखें, ये थोड़ा बीच में आ गया, बाकी ये आपको एक सीक्वेंसिंग मेंटेन करनी है। अब जैसे जैसे लिखते जाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो सीक्वेंस आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा ये प्रोग्राम, ये क्लासेस चलती रहेंगी। आप चाहे सिनॉप्सिस बनाए या ना बनाए, पर कम से कम इस डिस्कशन को सुन लीजिए कि जितना डिस्कशन सुनेंगे वो चीज़ें उतनी आपके माइंड में याद रहेगी। और यही डिस्कशन आपको मेन समय काम में आएगा, क्योंकि मेन समय हम वही लिखते हैं जो हम सुनते हैं, वो हम कम लिखते हैं जो हम पढ़ते हैं। जो हम पढ़ते हैं वो बहुत कम लिखते हैं, और वो ज़्यादा लिखते हैं जो हम या तो देखते हैं या सुनते हैं। तो जुड़े रहिए इसी प्रकार हमारे। अब जैसे इतिहास खत्म होगा, इसके बाद राजनीति, इतिहास के बाद में भूगोल आएगा, वही जो पेपर वाइज सीक्वेंस है वही चलेगा। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक के दोनों जो डिवीज़न है, जिसमें सोशोलॉजी वाला पार्ट भी आ जाएगा, फिर इकोनॉमिक्स, वैसे अंत तक निबंध तक सभी प्रोसेस जाएंगे। फिर हम निबंध की क्लास भी लेंगे कुछ। और इकोनॉमिक्स में क्या करेंगे कि इकोनॉमिक्स का हम एक टॉपिक वाइज डिस्कशन करेंगे, मतलब टॉपिक ही पढ़ेंगे साथ में और फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।